वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड माय नेम इज सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 12th होम साइंस से जो आपका सबसे पहला चैप्टर है कार्य आजीविका तथा जीविका, इसकी आसान समरी या समझ सकते हो इसकी बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन आप सभी को करवाने वाला हूं और आप सभी को फ्री पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो या आपकी कोई क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करें और टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको सर्च मारना है क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे आपको हमारे जितने भी पीडीएफ नोट्स हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो इंट्रोडक्शन के साथ हम स्टार्ट करेंगे। तो वर्तमान में व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रगति हो रही है। व्यावसायिक क्षेत्र यानी कि ऐसे काम जो आप व्यवसाय करते हो यानी कि जिससे आपको पैसा मिलता है। तो कहने का मतलब है बहुत सारे ऑप्शंस अब आपके सामने खुल चुके हैं। तो करियर के आपके जो ऑप्शंस है ना वो बढ़ गए हैं पहले की तुलना में। पहले क्या है, लोगों के पास लिमिटेड करियर ऑप्शंस होते थे। मोस्टली लोग कहते थे हमें तो बस सरकारी नौकरी लगना है, या है ना डॉक्टर हो गया, आईएएस ऑफिसर हो गया, पुलिस हो गया और टीचर हो गया। ये कुछ कॉमन करियर ऑप्शंस थे जो पहले लोग मतलब इन्हीं तक सीमित थे। बट आज की डेट में ना बहुत सारे नए नए और भी ऑप्शंस आ चुके हैं। तो एक युवा के लिए इनमें से अपने लिए सबसे बेहतर ऑप्शन चुन पाना बहुत बड़ी समस्या है कि आफ्टर 12th क्या करें, ग्रेजुएशन के बाद क्या करें, करियर में क्या करें। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो कंफ्यूज रहते हैं। तो करियर का चुनाव करने के लिए ये जरूरी है कि युवा को उस करियर के बारे में पूरी तरह के अच्छी सी मतलब उसकी जानकारी पता हो, यानी कि पूरी तरीके से उसकी एक डिटेल और अच्छे से आपको उसकी जानकारी पता हो आप जिस भी करियर ऑप्शन को चूज करने जा रहे हो। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है कि करियर ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप उसके बारे में जानते हो। अब हमारा पहला टॉपिक है कार्य। कार्य को इंग्लिश में कहते हैं वर्क। तो कार्य का मतलब होता है वो गतिविधि गतिविधि या कोई भी वो एक्टिविटी जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है। ओके, आप कोई भी कार्य कर रहे हो, ठीक है, आप अपने होमवर्क कर रहे हो अगर स्कूल का, तो वो एक कार्य है। उसका एक उद्देश्य है कि भाई होमवर्क करना है क्योंकि टीचर ने बोला है। तो आप कोई भी वो गतिविधि जिसका कोई उद्देश्य होता है उसको हम कार्य कहते हैं। तो कार्य से मनुष्य खुद की नई पहचान बनाता है, नए संबंध बनाता है। आप अगर कहीं जॉब करने जा रहे हो, कहीं ऑफिस में कार्य कर रहे हो, तो आपके वहां पे संबंध बनेंगे। ठीक है, आपकी एक पहचान बनेगी है। अगर मान लो मैं पढ़ाता हूं तो मेरी पहचान है, मेरा कार्य है कि मेरा काम है पढ़ाना। काम या कार्य एक ही बात है। तो लोग मेरे को पहचानते हैं कि भाई मैं पढ़ाता हूँ। आपके पापा अगर पुलिस में हैं तो लोग उनको जानते हैं कि वो पुलिस वाले हैं। तो आप जो भी कार्य करते हो उससे आपकी समाज में पहचान बन जाती है। ठीक है, और किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को बहुत सारी प्रतिभा और कौशलों की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही नहीं आप कोई भी काम कर लोगे। अगर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, या अगर कोई डॉक्टर है, या अगर कोई एथलीट है, तो जो भी कार्य आप कर रहे हो वो एबिलिटीज होनी चाहिए, वो क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, जब भी आप उस कार्य को अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो ये कार्य की बात हो गई। और जैसा कि मैंने आपको समझाया, हम सभी कोई ना कोई कार्य करते हैं अपने जीवन में। ठीक है, और आप भी एक कार्य कर रहे हो। अगर आप वीडियो देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो ये भी आपका कार्य है। आपका उद्देश्य है अच्छे नंबर लाना। तो कार्य के उद्देश्य क्या होते हैं? धन अर्जित करना, है ना। आपके पापा या आपके घर में जो भी वर्किंग है, जो कार्य करता है, उसका पहला उद्देश्य तो यही होता है कि पैसा मिलेगा, है ना, मंथ के एंड में सैलरी मिलेगी या डेली वेजेस मिलेंगे। और दूसरा है कार्य का उद्देश्य आत्मनिर्भर बनना। आप काम करोगे तो सीखोगे खुद से, आप मतलब किसी और पर डिपेंड नहीं रहोगे, अपना काम अगर खुद करोगे। कुछ लोगों का कार्य करने का उद्देश्य उनका कर्तव्य होता है, यानी कि जो हमारी माँ होती हैं वो बिना किसी उद्देश्य के, उनका बस एक ही उद्देश्य है कि मेरा कर्तव्य है, मैं एक माँ हूँ और मेरा काम है बच्चों को संभालना, कार्य करना, मेरे बच्चों का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये दो तीन कारण मतलब आप जो है उद्देश्य में लिख सकते हो। फिर उसके बाद अगला टॉपिक है अर्थपूर्ण कार्य। कार्य का मतलब तो आप समझ गए कि कोई भी वो गतिविधि जो आप किसी उद्देश्य को पूरे करने के लिए करते हो वो कार्य कहलाता है। अब अर्थपूर्ण का मतलब होता है मीनिंगफुल। ऐसा तो नहीं, आप कोई भी काम अगर एक्टिविटी कर रहे हो वो काम तो है, पर क्या वो मीनिंगफुल है? क्या उसका कोई मतलब बनता है काम करने का? तो ऐसा कोई भी कार्य है जो समझ के लिए उपयोगी हो, यानी कि ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपकी समझ बढ़ रही है तथा जिसे पूरी जिम्मेदारी के साथ किया जाए। ओके, आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो काम करते हो, ठीक है, और जिसे करने में आनंद आ रहा है, आपको मजा आ रहा है, आपको मानसिक रूप से संतुष्टि मिल रही है ना, आपको मेंटल पीस मिल रहा है, वही आपका अर्थपूर्ण कार्य होता है। ठीक है, यानी कि ऐसा कार्य जिसका कोई अर्थ है, जिसका कोई मीनिंग बनता है। आगे बढ़ते हैं अब हम, और अब हम यहाँ पे समझेंगे
नौकरी किसे कहते हैं? नौकरी जिसको आप जॉब कहते हो इंग्लिश में, तो जो भी ऐसा कार्य है जो धन कमाने के लिए किया जाता है उसको आप नौकरी कहते हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। आप कहीं भी किसी के लिए काम कर रहे हो, बदले में आपको पैसा मिल रहा है काम के बदले, तो वो आपकी नौकरी है, ओके, वो आपकी जॉब हो जाएगी। जॉब प्राइवेट सेक्टर में भी होती है, जॉब गवर्नमेंट भी होती है। तो जॉब, अब हम इसको आगे और अच्छे से समझेंगे। नौकरी और करियर में क्या अंतर है, ये आपके पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो नौकरी क्या है? नौकरी में व्यक्ति अपने मालिक के सपने पूरे करता है, ओके। आप अगर किसी के लिए नौकरी कर रहे हो तो आप अपने मालिक का जो सपना है वो पूरा कर रहे हो। आप अगर जियो कंपनी में जॉब करते हो सपोज, तो आप मुकेश अंबानी की ग्रोथ कर रहे हो, ठीक है, उसका नाम आगे बढ़ेगा, उसकी कंपनी आगे बढ़ेगी। तो नौकरी के लिए व्यक्ति को नियमित रूप से ऑफिस भी जाना पड़ता है। आप अगर कहीं जॉब करते हो तो आपका एक वर्क प्लेस होगा, आपका एक ऑफिस होगा जहां पे आप बैठोगे, जहां और भी एम्प्लॉयज होंगे उसके। सो नौकरी के दौरान किसी भी प्रकार के नुकसान होने से नौकरी जा सकती है। मान लो आपने अपने बॉस का कोई नुकसान कर दिया नौकरी में, ठीक है, तो आपको कभी भी हटाया जा सकता है। नौकरी में व्यक्ति को केवल कंपनी द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने होते हैं। जो कंपनी आपको बोलेगी उतना ही टारगेट आपको पूरा करना है। आप अपना खुद से डिसीजन नहीं ले सकते कुछ भी, आपको जो ऑर्डर दिए जाएंगे वो आपको फॉलो करने हैं। करियर में क्या डिफरेंस है, अब करियर के बारे में समझ लो। तो करियर है आपकी जीविका, यानी कि आपके वो साधन और वो व्यवसाय जिसके द्वारा आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हो और अपनी जो एक लाइफस्टाइल है वो भी आपने बना रखी है। मींस करियर क्या है? आपकी जीविका है। आप किस तरीके से जी रहे हो, कौन सा करियर ऑप्शन आप चूज कर रहे हो, ठीक है। आपको यहाँ पे किसी के अंडर नहीं रहना। करियर में क्या है कि आप लंबा सोच रहे हो कि आपको लॉन्ग टर्म में क्या काम करना है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं अब हम। तो व्यक्ति करियर में अपने सपनों को पूरा करता है, ना कि अपने बॉस के सपनों को, ठीक है। तो व्यक्ति क्या है, अपने मालिक के नहीं, अपने खुद के सपने पूरे करता है। जब आप करियर के बारे में सोचते हो, इसमें कोई निश्चित आय नहीं होती भाई। करियर देखो, नौकरी क्या है, आपको एक फिक्स सैलरी मिलेगी, लेकिन करियर में क्या है, आप कभी भी अपना करियर चेंज करोगे, करियर ऑप्शन, तो आपकी सैलरी हो सकता है आगे और बढ़ जाए। करियर में व्यक्ति स्वयं ही अपना मालिक होता है, ठीक है। हम जब करियर की बात कर रहे हैं, तो जब आप करियर के बारे में सोच रहे हो तो आप किसी के अंडर नहीं हो। अब हमारा अगला टॉपिक है भारत में परंपरागत व्यवसाय, यानी कि वो बिजनेस, वो व्यवसाय जो ट्रेडिशनल है, जो परंपरागत है, जो बहुत ही पुराने समय से प्रचलित है, चले आ रहा है। तो इसके अंदर खेती का काम, वो एक परंपरागत व्यवसाय है। हस्तशिल्प या हैंडीक्राफ्ट जिसको आप कहते हो, हाथों की कला, और इसके अलावा वास्तुकला जो आर्किटेक्चर का काम है, और भारतीय पाक प्रणाली यानी कि जो हमारा खाना बनाने की कला है। वन बाय वन मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले कृषि पर आते हैं। तो कृषि भारत का मुख्य व्यवसाय है। भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। भारत के मोस्टली लोग जो है वो एग्रीकल्चर यानी कि कृषि में एगेंस्ट है या फिर कृषि करते हैं। भारत की जो जलवायु है, जो हमारा क्लाइमेट है, वो भी कृषि के अनुकूल है, यानी कि कृषि के लिए बेस्ट माना जाता है दुनिया में। लगभग 70% जनसंख्या जो है भारत की वो ग्रामीण है, और आपको पता है गांवों के जो ज्यादातर लोग होते हैं वो कृषि से जुड़े हुए होते हैं, ओके। तो आर्थिक महत्व की कुछ फसलें होती हैं। अब फसल कैसी होती है? एक तो खाद्यान्न फसल होती है जो आप अपने खाने के लिए उगा रहे हो, और एक आपकी आर्थिक महत्व की फसलें होती हैं, ठीक है, जिसमें कॉफी आ गया, ठीक है। कॉफी की फसल जो होगी आपकी, जो भी है, मतलब जो चाय है या जो मतलब चाय के बागान है, कॉफी है, कपास है, रबड़ है, ये सारी चीजें आप आर्थिक मुनाफे के लिए उगा, मतलब ये सारी फसलें आप मुनाफे के लिए या पैसा कमाने के लिए उगाते हो, व्यवसाय के लिए उगाते हो, ठीक है। सो ये आर्थिक महत्व के फसलों के 2-3 नाम आप याद रख सकते हो। और ये देखो, ये आपके बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा, ये अलग अलग फसलें हैं, ठीक है। हमारे भारत में बहुत ज्यादा खेती होती है। अब अगर हम आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है हमारा नकदी फसलों को और अच्छे से समझ लेते हैं। नकदी फसल ये भी कहीं ना कहीं पैसा देती हैं। सब्जियां हो गई, दाल हो गई, फल हो गए, गेहूं हो गया, ठीक है। और अदरक, काली मिर्च, हल्दी, काजू, नारियल का बड़ा उत्पादक है भारत, ठीक है। हमारे भारत में मसालों की भी बहुत डिमांड है। तो अदरक, काली मिर्च और हल्दी, काजू, नारियल, ये सारी चीज़ों का भी उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है इंडिया के अंदर। तो ये भी एक व्यवसाय का ही पार्ट है कि भाई इससे हम पैसा कमा रहे हैं। अब हम आते हैं हस्तशिल्प के ऊपर। हस्तशिल्प जिसको हैंडीक्राफ्ट कहा जाता है, तो देश के साथ साथ विदेश में भी भारत का हैंडीक्राफ्ट बहुत ज़्यादा फेमस है। हमारे भारत के आभूषण हो गए, ज्वेलरी हो गए, मृत भांड हो गए, यानी कि जो हमारे मिट्टी के बर्तन होते हैं, ठीक है, उस पर डिज़ाइन बना होता है अलग अलग, और धातु के शिल्प हो गए,
यानी कि जो आपकी धातुएं होती हैं उससे बना हुआ कुछ सामान हो गया, हाथी दांत से आपने कुछ बना दिया, या फिर कंघा जो होता है, अलग अलग प्रकार के कंघे होते हैं, चूड़ियाँ होती हैं, मूर्ति कला हो गई भारत की, दरी हो गई, ठीक है, जो दरी बिछाते हैं, और टेराकोटा हो गया, ये भी कुछ मिट्टी से ही जुड़ा हुआ आप कुछ बना रहे हो, ठीक है, और लोहे के सामान हो गए। तो अब मैं आपको आगे फोटो से समझाता हूँ कि इसमें क्या क्या आता है। देखो, ये जो आप पीछे देख रहे हो ना, ये हस्तशिल्प का उदाहरण है, ये हैंडीक्राफ्ट है, या हाथों से कुछ ना कुछ व्यक्ति बना रहा है। ये जो महिला है पीछे, ये भी कुछ ना कुछ काम कर रही है, ये भी हैंडीक्राफ्ट है, ये भी हस्तशिल्प है, ठीक है। तो अब हम आते हैं वास्तुकला के ऊपर। वास्तुकला जिसको इंग्लिश में आर्किटेक्चर कहा जाता है, ठीक है। तो भारत में वास्तुकला की अलग अलग शैलियां या कह सकते हो स्टाइल पाया जाता है। भारत में नॉर्थ इंडिया में जो आर्किटेक्चर चलता है, जो वास्तुकला चलती है, यानी कि जो घर बनाने की कला है, इमारत को कैसे बना रहे हो, किस डिजाइन किस स्टाइल से बना रहे हो, वो वास्तुकला होती है। तो भारत में क्या है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग वास्तुकला देखने को मिलती है। तो कहीं पे आपको मकबरे देखने को मिलेंगे, कहीं समाधि स्थल, कहीं पर मूर्तियां, कहीं आपको भाई बड़े बड़े महल देखने को मिलेंगे, राजस्थान साइड चले जाओ किले देखने को मिलेंगे। साउथ इंडिया के मंदिर अलग होते हैं, नॉर्थ इंडिया के मंदिर अलग होते हैं, ठीक है। कई बौद्ध धर्म के स्तूप होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जो है आर्किटेक्चर भारत में चलता है, और आधुनिक समय में सरकार द्वारा इनको बहुत प्रोत्साहन दिया गया है कि जो हमारा भारत का आर्किटेक्चर है उसको संभाल के रखा जाए, जो हमारी हेरिटेज है। जैसे कि आप देखोगे ये हुमायूं का मकबरा है, ये पूरा अलग आर्किटेक्चर है, ठीक है, ये इस्लामिक आर्किटेक्चर है पूरा। आपको ये बिल्कुल भी ऐसा हर जगह नहीं देखने को मिलेगा। ये अगर आप देखोगे दिल्ली में है, और इसके अलावा कहीं पे आपको कैलाशनाथ जैसा मंदिर है जो बिल्कुल ही अलग आर्किटेक्चर है, ठीक है। और अगर आप देखोगे बौद्ध धर्म के स्तूप होते हैं, वो बिल्कुल ही अलग होते हैं। तो आर्किटेक्चर हर जगह का अलग अलग है, और इसी से पता चलता है कि हमारे भारत में कितनी विविधता है। अब हम देखेंगे भारतीय पाक प्रणाली, यानी कि भारत जो है अपने खाना बनाने की कला को लेकर भी बहुत फेमस है। और भारत के अंदर जो व्यंजन है, आप देखोगे ना, नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक इतना अलग अलग खाया जाता है। नॉर्थ इंडिया पंजाब चले जाओगे, आपको नान देखने को मिलेंगे, पराठे, दाल मखनी, दाल फ्राई, ठीक है, और राजमा चावल। साउथ इंडिया में जाओगे बिल्कुल अलग हो जाएगा, इडली डोसा वड़ा सांभर, पता नहीं क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। गुजरात में जाओगे वहां पर अलग अलग खाने के नाम होते हैं, ढोकला वगैरह, ठीक है। और आप अगर जाओगे बंगाल साइड तो वहां पे खाना बिल्कुल अलग होगा, मछली वछली वगैरह, चावल और वो सब ज़्यादा चल रहा होगा। बिहार साइड भी चावल ज़्यादा फेमस है। तो और आप थोड़ा उड़ीसा साइड चले जाओगे तो सी फूड ज़्यादा देखने को मिलेगा, और ऐसा ही आपको केरला साइड में भी सी फूड ज़्यादा मिलेगा। तो भारत के जो व्यंजन हैं, जो भारत के अंदर जो खाया जाता है ना, उसमें भी बहुत विविधता है कि हर जगह की अलग थाली है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश में जितने अलग अलग क्षेत्र हैं वहाँ पे खाना भी अलग अलग पाया जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है कार्य, आयु और जेंडर। अब इसको समझ लेते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। तो देखो भाई, कमाने के बावजूद स्त्रियों को स्वतंत्र निर्णय लेने से मनाही। आज भी भारत देश में कई ऐसी महिलाएं हैं जो खुद कमाती हैं, लेकिन फिर भी उनको फ्रीडम नहीं है खुद से अपने डिसीजन लेने की, और स्त्रियों को केवल गृहिणी के रूप में देखा जाता है कि स्त्रियों का काम है घर संभालने वाली महिला, उसका बस इतना ही काम है, वो बस रोटी बनाए और घर पे रहे। ऐसा आज भी हमारे समाज की मेंटेलिटी है। और आधुनिक युग में महिलाएं पहले की अपेक्षा अधिक सशक्त हो चुकी हैं। आज अगर आप देखोगे तो महिलाएं वो महिलाएं नहीं रही जो आज से 50 60 70 साल पहले महिलाएं होती थी। आज महिलाएं मेट्रो भी चला रही हैं, आज महिलाएं हवाई जहाज भी उड़ा रही हैं, आज महिलाएं आपकी आर्मी में भी जा रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। महिलाएं पुलिस में भी जा रही हैं, महिलाएं जो है मतलब बॉलीवुड में भी हैं, हॉलीवुड में भी हैं। तो कोई भी क्षेत्र हो, महिलाएं हर जगह आप झंडा गाड़ रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब महिला सशक्त नहीं है। तो आज का जो भारत है इसमें महिलाएं सशक्त हैं, ऐसा है। लेकिन फिर भी वो फ्रीडम उनको आज भी हमारा समाज नहीं दे पाता। एम्पावरमेंट तो हुआ है, नो डाउट, महिलाएं बहुत ज़्यादा बदलाव आया है महिलाओं की स्थिति में। तो घर के बाहर रोजगार से महिलाएं अधिक आत्मनिर्भर हुई हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था, महिलाएं पुरुषों पर निर्भर रहती थी, अपने पति के ऊपर निर्भर थी, पति कमा कर आएगा उसके बाद घर चलेगा। ऐसा नहीं है आज की डेट में। आज महिला खुद सक्षम है, खुद घर चला सकती है, खुद बच्चा पाल सकती है। तो परिवार की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। आप सोचो, हस्बैंड और वाइफ दोनों अगर कमा रहे हैं तो उससे क्या है कि घर की जो अर्थव्यवस्था है, आर्थिक स्थिति है, वो और अच्छी हो जाएगी ना। तो वर्तमान में महिलाएं पुरानी प्रथाओं को लांघ कर, पुरानी प्रथा क्या होती थी कि घर से बाहर नहीं निकलना, पढ़ने नहीं जाना, कमाने नहीं जाना, तो पुरानी प्रथाओं को लांघ कर पुरुषों के कार्य भी करने लगी हैं।
जो माना जाता था ट्रेन चलाना, मेट्रो चलाना, गाड़ी चलाना, ड्राइविंग करना, आर्मी में जाना, पुलिस में जाना, ये स्पोर्ट्स में जाना, ये समझा जाता था पुरुषों के कार्य हैं। लेकिन आज जो फीमेल एथलीट्स आपको कितनी सारी देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो महिलाएं हर क्षेत्र में जा रही हैं। क्रिकेट का एग्जाम्पल ले लो, आज की डेट में विमेन क्रिकेट कितना फेमस हो चुका है। आज से 10 साल पहले कोई पूछता नहीं था, विमेन क्रिकेट कोई देखता नहीं था। आज विमेन क्रिकेट का आईपीएल अलग से चल रहा है। तो सोचो कि विमेन का कितना एम्पावरमेंट हो चुका है, कि महिलाओं की तरफ अब ध्यान जा रहा है लोगों का, कि हाँ भाई वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अब हमारे समाज में जो बालिकाएं होती हैं, जो लड़कियां हैं, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने 2 प्रयास करे हैं। सबसे पहला है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले गए हैं कई इलाकों में, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये 2 टॉपिक आपको मैं समझाता हूं कि इसमें क्या आता है। सबसे पहले कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। तो हमारे देश में जब सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था, सर्व शिक्षा अभियान का मेन जो मकसद था वो ये था सभी तक जो है शिक्षा पहुंचाना, खासकर 8वीं क्लास तक जो प्राइमरी एजुकेशन है वो सभी को कंपलसरी हो कि देनी ही है। इसी के तहत जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की जो स्कीम है ये लाई गई। ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर ऐसी लड़कियां जो मतलब प्रतिकूल स्थितियों में रहती हैं, यानी कि ऐसी स्थितियां जो अच्छी नहीं है पढ़ने के लिए, उन लड़कियों को विद्यालय में दाखिला दिलाना। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जिसको शॉर्ट में केजीबीवी भी कहा जाता है, तो ये हर जिले में कुछ पिछड़े हुए जो इलाके हैं वहां पर ये स्कूल्स खोले जा रहे हैं, ठीक है। तो भारत सरकार के नए कानून राइट टू एजुकेशन, आरटीई जिसको कहा जाता है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन को लागू करने में सहायक, यानी कि जो राइट टू एजुकेशन है सभी को शिक्षा का अधिकार है, तो उसके तहत भाई हर बालिका, हर लड़की को जो है शिक्षा मिलनी चाहिए प्राइमरी, सब पढ़ें सब बढ़ें, ठीक है। ये हमारा सर्व शिक्षा अभियान का मोटो भी है। तो अब हम आगे देखें तो देखो ऐसी कई बालिकाएं होती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो पढ़ नहीं पाती प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से, ठीक है। तो ये स्कीम का नाम याद रखना है आपको, केजीबीवी, यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं, ठीक है, ग्रामीण इलाकों में होते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बहुत ज़्यादा वर्ल्ड क्लास तो नहीं होता, बट हाँ एक आपको प्राइमरी लेवल की जो एजुकेशन है वो तो मिल जाती है। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये क्या है कि लगातार जो बेटियां हैं, जो कन्याएं हैं, उनके ऊपर अपराध बढ़ते जा रहे थे। तो वो अपराधों को रोकने के लिए देश की केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत करी थी, ठीक है। तो बेटियों को बचाओगे, उनको पढ़ाओगे, जब ही समाज आगे बढ़ेगा। बेटियां ही नहीं होंगी तो आप आगे चलकर शादी किससे करोगे, समाज कैसे आगे बढ़ेगा। आप सोचो अगर बेटियां ही नहीं होंगी, कन्या भ्रूण हत्या अगर बढ़ती रहेगी, तो समाज में अगर कन्याएं नहीं होंगी तो आपका वंश आगे कैसे बढ़ेगा, आपका समाज आगे कैसे बढ़ेगा, आने वाली जनरेशन्स कैसे आएंगी अगर आप बेटियों को मारोगे। तो इसके तहत यही था कि जो गरीब परिवारों की बेटियां होती हैं ना, उनको बचाओ सबसे पहले, तो फिर उनको शिक्षा दो। और इसके तहत ना बहुत सारी बेनिफिट्स होते हैं कि अगर लड़की का एडमिशन हुआ है 12वीं क्लास तक, जब वो पढ़ लेती है उसको कुछ लाख रुपए भी मिलते हैं, पैसे, स्कॉलरशिप वगैरह आगे के लिए, उसकी शादी का खर्चा भी मिलता है, सब सरकार उठाती है। बस आपको बेटी को बचाना है, बेटी को पढ़ाने में सपोर्ट करना है। तो ये हमारी केंद्र सरकार द्वारा स्कीम लाई गई थी, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ शॉर्ट में बता देता हूँ। 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी घोषणा करी थी। इसके लक्ष्य हैं कि लड़के और लड़कियों के लिए जो लिंग अनुपात है उसको बैलेंस रखना। लिंग अनुपात क्या होता है, स्त्री और पुरुषों की संख्या के बीच का जो अनुपात है। तो अगर लिंग अनुपात खराब होगा, यानी कि लड़कों की संख्या ज्यादा होगी, तो ये गलत बात होती है। आपको क्या है, लिंग अनुपात में एक वो लानी है बैलेंस, ठीक है, एक बैलेंस होना चाहिए। हाँ, स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या के लगभग आसपास हो, बैलेंस हो, ये ना हो पुरुष बहुत ज्यादा हैं स्त्रियां बहुत कम हैं। बजट दिया गया था 100 करोड़ रुपए का। इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की, वो माधुरी दीक्षित जी हैं, जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं, बेटियों की सुरक्षा और शिक्षा के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना कि भाई बेटियों को सुरक्षित रखो। सबसे पहले तो बेटियों को मारो मत। दूसरा, उनकी शिक्षा के लिए लोगों को समझाओ, समाज में जाओ, गली गली में। सरकार ने बहुत कार्यक्रम चलाए थे कि भाई बेटियों को पढ़ाओ। सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाया, सभी लड़कियों का एक बैंक अकाउंट खुलवाया गया और उसके अंदर स्कॉलरशिप नियमित रूप से सरकार भेजती रही।
बेहतर ब्याज दर, उस पर अच्छा खासा ब्याज भी बनता है। पैसों की निकासी कि भाई आप उसको जो है निकाल भी सकते हो एक टाइम आने पर। और स्कूल में कोई फीस नहीं देनी, वैसे भी 8वीं कक्षा तक तो आपकी जो है राइट टू एजुकेशन सर्व शिक्षा अभियान वगैरह जो उसके तहत 8th क्लास तक तो आपको वैसे भी कुछ नहीं देना अगर आप सरकारी स्कूल से पढ़ते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है कार्य के प्रति मनोवृत्तियां तथा दृष्टिकोण। अब हम काम को लेकर हम कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं। तो देखो, मनोवृत्ति का मतलब होता है सोच। आप किसी भी काम को लेकर क्या सोचते हो। तो जो लोग अपने कार्य को खुशी से करते हैं ना, वो हमेशा संतुष्ट रहते हैं। काम वो करो जो आपको खुशी दे। अगर खुश होकर काम नहीं करोगे तो संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी। तो कार्य करते समय हमें हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, है ना। मान लो मेरा काम है पढ़ाना, पढ़ाने से पहले मुझे नोट्स बनाने पड़ते हैं, तो नोट्स बनाते टाइम मैं थक जाता हूँ, कभी भूख लगती होगी, तो मुझे हेल्दी खाना है, ठीक है। मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स खा लेता हूँ या कुछ ऐसी चीज़ खा ली, या फिर मैंने ब्रेक ले लिया 10-20 मिनट का, ठीक है। कुर्सी पे बैठे बैठे पीठ दर्द हो जाती है, ज़्यादा देर तक बैठोगे, तो आपको ब्रेक लेना है, थोड़ा सा अपना थोड़ा मूवमेंट करना है, फिर वापस आके बैठ जाना है। तो इससे क्या है ना, आप ज़्यादा थकोगे नहीं, आप काम को आनंद लेकर कर पाओगे। कभी भी प्रेशर लेकर काम मत करो। तो यदि कार्य को बोझ समझकर करोगे तो कभी भी संतुष्टि नहीं मिलेगी, हमेशा आप असंतुष्ट रहोगे। आपको संतुष्टि कभी नहीं मिल पाएगी अगर आप मजे से काम नहीं करोगे। तो आजीविका के लिए जीवन कौशल, लाइफ स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, एक अच्छी आजीविका के लिए, वो अब हम समझते हैं। जीवन कौशल या लाइफ स्किल्स क्या है। व्यक्ति को जीवन की जो आए दिन जो चुनौतियां आती हैं, जो टेंशन आती है ना, उनसे निपटने की जो स्किल्स होती हैं वो लाइफ स्किल्स होती हैं। तो व्यक्ति को जीवन की अपनी जो डेली की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, उनको अच्छे से मतलब निपटने के लिए ना, उनसे जो भी मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं, वो कुछ स्किल्स की ज़रूरत होती हैं। तो वो स्किल्स का नाम बताता हूँ। सबसे पहले आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। कभी समस्या आ जाती है आपके सामने, तो उसको टैकल करना कैसे है। क्रिएटिव थिंकिंग की स्किल आपके अंदर होनी चाहिए कि आपको कैसे रचनात्मक सोचना है, कुछ नया कुछ अलग सोचना है। डिसीजन मेकिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइफ में किस मोड पर आप क्या डिसीजन लेते हो, इससे आपका फ्यूचर बहुत अफेक्ट होता है। तो आपको डिसीजन अच्छे लेने आने चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी है। समाज में जब आप रहते हो, आप लोगों से वार्तालाप करोगे, बातचीत करोगे, कम्युनिकेट करोगे, वो स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस, आप कितने सेल्फ अवेयर हो, आपको खुद के बारे में कितना पता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कुछ स्किल्स के नाम थे जो आपको पॉलिश करनी पड़ती हैं, डेवलप करनी पड़ती है अपने अंदर, अगर आपको कार्यस्थल पर अच्छे से रहना है। तो कुछ और सॉफ्ट स्किल्स भी होती हैं जो आपके पास होनी चाहिए आप अगर ऑफिस वगैरह जा रहे हो। वर्किंग प्रोडक्टिविटी, यानी कि आप काम कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव होके काम करो अच्छे से। लर्निंग इफेक्टिवली, आपको सीखना बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से आना चाहिए। कोई चीज़ आपको सिखाई जा रही है अगर, तो आप जल्दी से जल्दी सीख जाओ, इफेक्टिवली सीख जाओ। और आप जो भी बात रख रहे हो वो क्लियरली रखो, ये नहीं है आप कंफ्यूज कर रहे हो अगले को भी। कम्युनिकेटिंग क्लियरली, यानी कि क्लियर तरीके से साफ सुथरी भाषा में बोलो। थिंकिंग क्रिएटिवली या फिर क्रिटिकली, चीज़ों को नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके से देखो, दोनों उसके बारे में सोचो। और थोड़ा क्रिएटिव, थोड़ा सा अलग सोचो, कुछ रचनात्मक सोचो। और लोगों के साथ टीम वर्क करना सीखो, मिलजुल कर कैसे कार्य करना है। आपके जो ऑफिस के जितने भी दोस्त हैं, जो साथी हैं, उनके साथ आपको कैसे अपनी बातचीत करनी है, ठीक है। ये स्किल्स आपके अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमारा अगला टॉपिक है सुकार्यिकी, जिसको इंग्लिश में अर्गोनॉमिक्स कहा जाता है, ठीक है, अर्गोनॉमिक्स। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको अभी समझाता हूं आगे। देखो, आपके सामने दो फोटोज हैं। एक पे मान लो मैं बैठा हूं कुर्सी पर, मेरी कुर्सी का डिजाइन ऐसा है कि ये बीच में गैप आ रहा है और मेरी कमर आगे को झुक रही है। मैं ज़्यादा देर तक अगर ऐसे बैठा रहूंगा ना तो कमर में दर्द हो जाएगा। अगर मेरी कुर्सी ऐसे डिज़ाइन हुई है जिससे कि मेरे को पूरा सपोर्ट मिल रहा है, मैं लंबे समय तक आराम से बैठ के काम कर सकता हूँ, तो ये ज़्यादा बेटर होगा। तो यही जो डिज़ाइन होता है, मनुष्य के शारीरिक जो मतलब जो अंग हैं उनको कोई नुकसान लंबे समय तक ना पहुँचे कार्य करते समय, ये जो डिज़ाइनिंग होती है यही अर्गोनॉमिक्स कहलाती है। कि आप जो है डिज़ाइनिंग इस तरीके से करो कि आपको कोई डेली लाइफ में प्रॉब्लम ना बने, मनुष्य के जो पोस्चर वगैरह है वो खराब ना हो। आगे आपको समझाता हूँ मैं। देखो, सुकार्यिकी का अर्थ होता है जो आपका काम होता है और जो आपका कार्यस्थल होता है उसको कुशल बनाओ, है ना। जो भी काम कर रहे हो वो अच्छे से कर पाना।
और अर्गोनॉमिक्स जो है ना वो दो ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। अर्गोन का मतलब होता है काम, नॉमिक्स का मतलब होता है प्राकृतिक नियम, यानी कि आप जो काम कर रहे हो वो आप इस तरीके से करो कि प्राकृतिक रूप से आपको कोई नुकसान ना हो, ठीक है, तो उसके लिए एर्गोनॉमिक्स काम करता है। तो देखो कैसे है कि भाई आपको हर मनुष्य को मशीन की जरूरत पड़ती है, कोई ऐसा यंत्र, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, जैसे कि कुर्सी का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, तो कार्यस्थल तथा वहां उपयोग की जाने वाली जो मशीनें होती हैं, जो उपकरण होते हैं, या जो कुर्सियां हो गई, टेबल हो गई, वो इस तरीके से डिजाइन करो कि उनको यूज करने वाले को कभी भी कोई तनाव ना हो, कभी भी उसको हेल्थ इशू ना हो, ठीक है। यानी कि वो कुर्सी वाला एग्जाम्पल फिर से आ जाता है यहाँ पे हमारा, कि आप जो है ना देखो, अब ये ऐसी कुर्सी पर अगर आप बैठोगे लंबे समय तक, आधी है भाई, सिर्फ आपका ये लोअर बैकबोन वाला एरिया कवर हो रहा है, आपकी पीठ में दर्द हो जाएगा 1-2 घंटे काम करने से ही। तो आप ये क्या है, अर्गोनॉमिकली डिजाइन नहीं है। वहीं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कुर्सी दिखाई थी वो अर्गोनॉमिकली डिजाइंड थी, यानी कि आप उस पर लंबे समय तक काम करोगे तो आप थकोगे नहीं। तो एक व्यक्ति ऐसी कुर्सी जो श्रम प्रभावी सुरक्षा के मानदंडों के अनुरूप ना हो, यानी कि आप लंबे समय तक जो काम कर रहे हो उसके अनुरूप वो नहीं बनी हुई है, तो आपको क्या होगा, कुछ दिनों बाद पीठ में दर्द होगा अगर आप लंबे समय तक घंटों तक बैठकर अपने ऑफिस का काम करोगे। तो ऐसी कुर्सियां नहीं होनी चाहिए। ये अर्गोनॉमिक्स का उदाहरण था। तो सुकार्यिकी यानी कि अर्गोनॉमिक्स का सिद्धांत यही कहता है कि कुर्सी की ऊंचाई और स्टैंड कार्य करने वाले व्यक्ति की ऊंचाई और उसके शरीर के अनुसार हो, यानी कि ऐसा ना हो आपकी हाइट तो थोड़ी सी कम है, टेबल आपने इतनी ऊपर लगा रखी है, तो ये भी गलत बात है, इससे भी आपको प्रॉब्लम होगी। आप जितनी आपकी हाइट है उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन होनी चाहिए आपकी टेबल, ताकि आपको ज्यादा झुक के या फिर नीचे बैठ के या उठ के ऐसे काम ना करना पड़े। और व्यक्ति जो कुर्सी की टांगे है ना, जो चेयर होती है उसकी जो टांग होती है ना, वो भी ऐसी होनी चाहिए कि भाई वो व्यक्ति गिरे ना उससे, वो कुर्सी मजबूत हो, थोड़ी सी अच्छी हो, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। तो अर्गोनॉमिक्स के जो अगर जो जो प्रिंसिपल होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, आप डेली लाइफ में इसको अगर यूज करोगे तो चोट का खतरा आपका कम से कम होगा, है ना। अगर इनके सिद्धांतों को यूज करके कुर्सी, टेबल या फिर बेड वगैरह जो भी चीजें, सोफा वगैरह या आप लोगे तो चोट नहीं लगेगी आपको, आप प्रोडक्टिव बन जाओगे, लंबे, अब थकोगे नहीं, पीठ दर्द नहीं होगा, तो क्या लंबे समय तक काम करोगे, आपका मनोबल भी अच्छा होगा और आप जो है गलतियां कम करोगे। कभी क्या होता है ना, कुर्सी ढंग की नहीं होती तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आप थक जाते हो, आप काम भी उल्टा सीधा कर देते हो कभी कभी, तो ये चीजें नहीं होंगी, इस चीज से आप बच जाओगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उद्यमिता, जिसको एंटरप्रेन्योरशिप भी कहा जाता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है आप कोई भी अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, सो आप जब फाइनेंशियल रिस्क ले रहे हो, एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे पहली बात ये आती है आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आप पैसा लगाओगे, चले ना चले कोई गारंटी नहीं है, आप स्टार्टअप कर रहे हो, आप अपना पैसा लगाओगे, कोई चीज़ खोल रहे हो, ठीक है, तो आपकी एक होप होती है आपको प्रॉफिट मिलेगा, बट कोई गारंटी नहीं होती है एंटरप्रेन्योरशिप में। तो नए विचार को वास्तविकता का रूप देने का जोखिम उठा सकें, उसी को कहते हैं एंटरप्रेन्योर, यानी कि जो रिस्क उठाना जानता हो, जो मन में कुछ सोचा। जैसे मान लो एक कंपनी थी, बोट कंपनी, जो ऑडियो वगैरह के प्रोडक्ट बनाती है, जो आपके ईयरफोन वगैरह, तो अमन गुप्ता ने अगर ये सोचा, विचार लाया, कभी कभी तो हमेशा से तो वो बोट का मालिक नहीं था ना, कभी तो उसके मन में विचार आया होगा कि मुझे बोट नाम की कंपनी कभी स्टार्ट करनी है, मैं रिस्क लूंगा, चलो देखते हैं कि फायदा होगा ही होगा, ठीक है। तो जो बंदा ऐसा रिस्क लेता है, जो फाइनेंशियल रिस्क लेता है, पैसा लगाता है, उसी को उद्यमी कहा जाता है, या फिर उसी को आप एंटरप्रेन्योर कहते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या होता है ना, कड़ी मेहनत करने की इच्छा होती है और वो योजना बनाने की स्किल्स होती हैं उसके अंदर, कि मुझे कैसे अपनी कंपनी के लिए आगे प्लान्स बनाने हैं। जोखिम उठाने का साहस रखता है जो बंदा, वही एंटरप्रेन्योर बनता है। और एक साथ अलग अलग कार्यों को शुरू करने की योग्यता भी होनी चाहिए, कि आपने अगर कोई चीज़ स्टार्ट करी, मान लो अमन गुप्ता है, वो पहले घुसा था ईयरबड्स बनाने में, तो उसको लगा मुझे ब्लूटूथ स्पीकर भी बनाने चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे उसने सोचा मुझे साउंड बार भी बनाने चाहिए, ठीक है। तो उसने धीरे धीरे अपनी वो मार्केट को बढ़ाया, अलग अलग कार्यों को उसने शुरू करा। तो ये एंटरप्रेन्योर की स्किल्स होती हैं। ये तो एक एग्जांपल दिए हैं, ऐसे हजारों एग्जांपल्स हैं हमारे भारत देश में, जो अलग अलग जिन्होंने स्टार्टअप्स करे हैं और जिनका नाम है, ठीक है। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप के एग्जांपल्स हो गए। और
कभी कभी एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, जो उद्यमी होता है, उसको कठिन मुद्दों से भी निपटना पड़ता है, कभी कभार चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है हमेशा बस आपकी चढ़ाई होती रहेगी भाई, कभी कभी डाउनफॉल भी आ जाता है। तो आपको फिर उस समय में ना थोड़ा मेंटली मजबूत होना चाहिए, तालमेल की योग्यता होनी चाहिए आपके अंदर, कैसे आप अपने बाकी एम्प्लॉयज से बात करते हो, अपने साथियों से, कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपके अंदर होनी चाहिए जब भी आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनते हो। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे हमारा फिनिश होता है। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और फीडबैक लिखें कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।